पैसे मिले हुए हैं कि आपने चाइना की कोई भी बुराई नहीं करनी, कोई भी सच्चाई नहीं दिखानी। वहाँ पर अगर इकॉनमी डाउन है तो आपको ये नहीं बोलना है। इन सब के मुंह बंद कर दिए और लिब्रांडो को पता है आपको कि जहाँ पैसे देखते हैं वहीं पर ये नाचने शुरू कर देते हैं। किस तरह से नाचते हैं मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं चाइना खाली हैं, ऑर्डर्स नहीं हैं। और ये सब कुछ हुआ कब से? कई लोग बोलते हैं कि कोविड के टाइम से ये सारा काम हुआ, बट इसको ख़त्म करने के लिए, चाइना की इकॉनमी को का भट्टा बैठाने के लिए सबसे बड़ा काम किया ट्रंप ने। 2018 में उन्होंने एक सैंक्शन लगा दिया चाइना की स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। आपको मालूम है कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें मालूम था कि मुझे अगर चाइना को ब्रेक करना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी है इसका स्टील इंडस्ट्री। लोगों ने भारत की जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अंदर आए, 60 किलोमीटर अंदर आकर वो वहाँ पर चाइना वर्ड लिखकर चले गए। वहाँ पर कैंपिंग की है, वहाँ पे खाना खा के गए हैं, सबूत छोड़कर गए हैं कि हम यहाँ पर आए थे। अगले दिन वो जापान के जो आइलैंड्स हैं वहाँ जाकर उन्होंने यही हरकत करी। वहाँ पर भी पत्थरों के ऊपर लिख दिया चाइना, ये मंथ और इस डेट को हम यहाँ पर आए थे। वहाँ पर भी वही कुछ किया है जो भारत के अंदर किया है। एक तरह से उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया सारी कंट्रीज़ को आसपास। जो चाइना का सोशल मीडिया है वो पूरा भर दिया गया है नेशनलिज्म के साथ। देखिए, हमने भारत में आके मुंह तोड़ जवाब दिया है। और भाई खाना ही खा के आए हो ना, यहाँ पर आप आए, हगे और वापस चले गए, उसमें कौन। नमस्कार, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मेरे साथ सुमित जैन जी मौजूद हैं। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। सुमित जी, एक खबर है चाइना के हवाले से। खबर कुछ और है और भारत में, और इनफैक्ट चाइना उसको पोर्ट्रे किसी और तरह से कर रहा है। हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना में जितने भी कंटेनर्स हैं, सारे ही पोर्ट पर कंटेनर एकदम खाली पड़े हुए हैं। चाइना के पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। रियल एस्टेट की बात करें, इन्फ्लेशन लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन चाइना इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि जितने भी कंटेनर्स हैं ये भरे हुए हैं और ट्रंप के आने से पहले इस पूरे सामान को वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देगा, ताकि उनके ऊपर कोई भी सैंक्शंस और जो लगे उससे पहले ही वो सारा क्लियरेंस करेगा। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? कौन सी और क्या सच्चाई है इस खबर में? पहली बात, अमर जी, जो मेरा घर है वो जो गांगजो है उसके पोर्ट के पास है। वहाँ पर कंटेनर्स पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कंटेनर खाली खड़े हैं। वहाँ पर जो ट्रक हैं, ट्रक वालों को अपने ट्रक बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रक महीने में 40-50 राउंड लगाता था फैक्ट्रियों में जाकर कंटेनर को पोर्ट तक लेके आने के लिए, वो 50 ट्रक की बजाय एक ट्रक का एक राउंड का ऑर्डर मिलता है पूरे महीने में। उससे उनकी कॉस्ट पूरी नहीं हो सकती। वो अपनी EMI भी पे करने के लिए उनके पास देखिए पैसे ही नहीं है। तो जो ये दिखाया जा रहा है कि कंटेनर्स भर के वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, अपने सामान को डंप कर देंगे। और भाई, डंप तो तब करोगे या भेजोगे, किसको भेजोगे? ऑर्डर आएगा तो भेजोगे। जब आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं हैं तो आप वो कंटेनर्स को भर के किसको भेजोगे? अम्बर जैदी को तो भेजने वाले नहीं हैं, तो और किसको भेजेंगे? हाँ, आप अच्छा चलिए, आपको नहीं चाहिए, बट इशू ये है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं। चाइना के अंदर हालत ये है कि अब तो शिप्स ने भी आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भरकर यहाँ पर ऑर्डर्स ही नहीं हैं, कंटेनर नहीं मिलते। पहले दुनिया की कोई जो शिप्स हैं वो सारी चाइना से होकर जाती थी, अभी उन्होंने आना बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं है वो ऑर्डर्स पाकिस्तान ने किए हों और सारे कंटेनर पाकिस्तान जाते हैं? उसके लिए पैसा देना पड़ता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं नहीं, है, नहीं, वो चाइना को खाली बोलेंगे कंटेनर। इसके पैसे भी आप दे दीजिए। अरे वो हवाई ऑर्डर है ना, उसके अंदर कुछ है नहीं, तो पाकिस्तानी कर सकता है ना वो ऑर्डर। गुड पॉइंट। हवाई वाले ऑर्डर जो है बचपन में हम लोग वो जो खेलते थे ना कि वो लिखते कि शॉपिंग के इतने पैसे हुए, तो झूठ झूठ सामान लेके आते थे कि हम सामान लेके आ गए हैं, देखो अब खाना बनाओ, वैसे ऐसे खाना खाते थे। तो सारा वैसा ही वाला हाँ, ऑर्डर पाकिस्तान कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कुछ काम होगा तो अगर शिप चलेगी चाइना से पाकिस्तान जाएगी, उसको खाली करने में महीना लग जाएगा। इनके पास तो सिस्टम भी नहीं है कि इस शिप को खाली किया जाए, तो ये हवा निकालने में भी इनकी हवा निकल जाएगी। तो एक्चुअल में जो रियलिटी मैंने बता दी आपको, कंटेनर्स खाली हैं, ऑर्डर्स नहीं हैं। और ये सब कुछ हुआ कब से? कई लोग बोलते हैं कि कोविड के टाइम से ये सारा काम हुआ, बट
इसको ख़त्म करने के लिए, चाइना की इकॉनमी को का भट्टा बैठाने के लिए सबसे बड़ा काम किया ट्रंप ने। 2018 में उन्होंने एक सैंक्शन लगा दिया चाइना की स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। आपको मालूम है कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्हें मालूम था कि मुझे अगर चाइना को ब्रेक करना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी है इसका स्टील इंडस्ट्री। लोगों को लगता था कि चाइना की जो बैकबोन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन ट्रंप को समझ थी कि मैं स्टील इंडस्ट्री का अगर एक्सपोर्ट को बंद कर दूंगा, इनकी पूरी की पूरी इकॉनमी इस स्टील के ऊपर खड़ी है वो गिर जाएगी। जैसे ही स्टील की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, आप देखिए उसके बाद से इनका रियल एस्टेट नीचे आना शुरू हो गया क्योंकि कंजम्पशन नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम करती है। 3 लाख से ज़्यादा लोग एकदम से ओवरनाइट सड़कों पे आ गए थे, काम नहीं था। उसके बाद जैसे ही आपकी स्टील और रियल एस्टेट नीचे आनी शुरू हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ पर विद्रोह का भी एक सिलसिला शुरू हो गया था। प्रोटेस्ट बढ़ने शुरू हो गए थे कि वी वांट जॉब्स, हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो ये सारा, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो ऑफिस के लोग हैं उनकी भी जो फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो ऑफिस के जॉब्स वो भी कम होनी शुरू हो गए। एक ऐसा रिपल इफेक्ट ट्रंप ने शुरू किया कि 2018 का काम किया हुआ 2024 आ गया है, पूरी की पूरी इकॉनमी को क्रिपल कर दिया है। और रिपल इफेक्ट्स पूरे के पूरे आपको चाइना की इकॉनमी में दिखाई देते हैं। अब आप सोच कर देखिए, अगर ट्रंप 2024 में दोबारा से आ गया, अगर 2018 की एक लात मारी है, इनका जो है ना कुब टीढ़ा नहीं हुआ है, टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं हुआ है। इस बार अगर वो आया, आते ही पहले दिन उसने अनाउंस किया है कि लास्ट टाइम मैंने इनके ऊपर 25% ड्यूटी लगाई थी, इस बार मैं 200% करने वाला हूँ सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि उसने ठान लिया है कि इस बार चाइना को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक हड़बड़ाहट है, मीडिया को ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए उकसाया जा रहा है कि ये दिखाइए कि देखिए कितने ऑर्डर हैं, चाइना पूरा सामान भेज रहा है। और हमारे जो यहाँ पर मीडिया वाले हैं, भारत की मीडिया वाले ने भी इसी चीज़ को ऐसे ही कवर किया है कि चाइना के पास इतने ऑर्डर्स हैं, पूरे दुनिया में वो ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से लोग खरीद रहे हैं, सामान सस्ता मिल रहा है। उसमें आधा सच और आधा फसाना है। आधा सच ये है कि वो सामान देने को तैयार हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम में आज की डेट में आपको चाइना से सामान मिल जाएगा। बट फसाना क्या है कि दुनिया भर से ऑर्डर हैं, ऑर्डर कहीं से नहीं है। अगर उन्होंने कंटेनर भरकर भी रखे हैं वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। नोबडी इज़ रेडी टू बाय। सो ये आधा सच और आधा फसाना मैंने आपको समझा दिया। अब क्या सिर्फ एक स्टील इंडस्ट्री से बुरा हाल हुआ है जो रिपल इफेक्ट है? ऐसा भी नहीं है। आपको मालूम है कि 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद से एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स पूरे दुनिया में आपको दिखाई देते हैं। अब आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर आप मार्केट में जाती हैं, वहाँ पर अगर मेड इन चाइना प्रोडक्ट पड़ा हो और मेड इन इंडिया पर पड़ा हो, हमारी पहली बार है कि हमें प्रेफरेंस होती है कि हम मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट को खरीदें, हम मेड इन चाइना नहीं उठाते। अब ये चीज़ पूरे दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। लोगों को लगता है कि इन्होंने हमारे 3 साल ख़राब कर दिए, अब हमने इनके पूरी पुश्तें ख़राब कर दी हैं। तो उसमें सारी दुनिया ने एक हाथ जोड़ लिया। दूसरा, मीडिया ने इसके ऊपर एक घी में आग में घी डालने का काम किया है। वो कैसे कि उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर हैं। ये आपकी इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए ये सस्ते में प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आपको अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे वीडियोस बनाकर, जैसे हमने दिवाली के ऊपर देखा कि वहाँ पे हमेशा दिखाया जाता है कि आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट लिया तो चाइना में दिवाली होती है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ पर जो दिए बनाते हैं, अगर वो दिए खरीदते हैं तो किसी के घर में रोशनी आती है। तो जब ऐसे इमोशनल एक वीडियोस को दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में और दिलों में बैठ जाती हैं। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं चाइना के पास, और ये बढ़ता जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। अब चाइना क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठा है? ऐसा भी नहीं है। चाइना को पता लग गया कि जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की थी, हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिए आपने बनाने हैं, हम यहाँ से प्लास्टिक के दिए जिसके अंदर लाइट लगी होती है जो कि सिर्फ 2-3 घंटे चलती है, उसके बाद फूस हो जाती है, तो वो उन्होंने बनानी बंद कर दी। उन्होंने बोला ठीक है, ये लाइटें, ये दिए आप बनाइए, हम अब हाई एंड प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। हाई एंड में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मैं बार बार बोलता हूँ चाइना इज़ अ लीडर इन दिस। 90% पकड़ है चाइना की इसके ऊपर, और फ्यूचर तेल का नहीं है। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि अगले 5 सालों में हम डीजल और पेट्रोल की इकोनॉमी से बाहर निकल जाएंगे, हम बैन करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक में और हाइड्रोजन में जाएंगे, और चाइना ने उसके ऊपर पूरी पकड़ बना ली है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज एप्पल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लगता है इन फ्रंट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स।
मैं कोई उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आईफोन का जो नया फ़ोन आया है उसको हुआवे या एमआई के फ़ोन से कंपेयर करेंगे, इट इज़ माइल्स अहेड ऑफ एप्पल। एप्पल के सीईओ को चाइना में आकर यहाँ पर देखना पड़ा इनके हुआवे की कंपनीज़ को, इनके सप्लायर्स को, कि भाई आप हमारी ही गेम हमारे सामने हमारे से जीतते जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम चाइना ने बना लिया हाई एंड इंडस्ट्रीज में जाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट एज फार एज ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि हम लॉन्ग टर्म में पूरे मार्केट का इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर, इस सब के ऊपर हम दबदबा बनाने वाले हैं, इवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म लॉस है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बंद होती जा रही हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं, और जो ये बल्क चीज़ें चाइना बना रहा है उसके लिए कंटेनर नहीं चाहिए। अगर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं वो कंटेनर में नहीं जाती, वो शिप के नीचे डेक में जाती हैं, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो जो कंटेनर्स यहाँ पे खाली पड़े हैं उसका रीज़न ये भी है कि डिमांड जिस प्रोडक्ट्स को चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए कंटेनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ये इतना बड़ा कुछ हो रहा है, भारत में इस पर कोई भी खबर, कोई न्यूज़, कोई कवरेज कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि चाइना हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान तो छोटा-मोटा सा एक इरिटेंट है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा दुश्मन है। उसको लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया में जब भी कोई इस तरह की खबरें होती हैं, वहाँ पर हम तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में हमको कोई स्पेस नहीं मिलता। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? प्लस जिस तरह से चाइनीज़ इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है और यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं और कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में कड़ा मुकाबला है। इस सब के बीच में चाइना के लिए कितनी चैलेंजिंग आप स्थिति भापते हैं इस पूरे पहली बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए कवर नहीं करता, उनको पता है कि एम्बर जैदी और सुमित जैन तो कवर कर ही लेंगे, सानू की जरूरत है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा उनको पैसे मिले हुए हैं कि आपने चाइना की कोई भी बुराई नहीं करनी, कोई भी सच्चाई नहीं दिखानी, वहाँ पर अगर इकॉनमी डाउन है तो आपको ये नहीं बोलना है। इन सब के मुंह बंद कर दिए, और लिब्रांडो को पता है आपको कि जहाँ पैसे देखते हैं वहीं पर ये नाचने शुरू कर देते हैं। किस तरह से नाचते हैं मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं उसका असर क्या है। चाइना ने ऑलरेडी 2 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स ऑलरेडी कमला हैरिस के कैंपेनिंग के लिए दे दिया है। अगर जो अमेरिका में जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर वो यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, उसके नीचे सबसे पहले कमला हैरिस की जो कैंपेनिंग है उसके फेवर में वीडियोस दिखाई देती हैं आपको। दे हैव ऑलरेडी स्पेंट मोर देन $1 बिलियन सपोर्टिंग कमला हैरिस। पूरा सोशल मीडिया भर दिया गया है उसकी फेवर में। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। कमला हैरिस को भी वो सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि कमला हैरिस ट्रंप के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी, शी विल बी डिफीटेड। लेकिन वो थोड़ा सा अच्छी ट्रेनिंग ले लिया है, देन शी इज़ एबल टू फेस ट्रंप इन द डिबेट्स। अब ट्रंप से इतना डर है कि उन्हें मालूम, चाइना को मालूम है कि अगर ट्रंप आया तो पहले महीने में ही चाइना कंगाली के ऊपर आ जाएगा, जो पाकिस्तान का हाल है। इसीलिए एक दर्द है, एक सपोर्ट है कमला हैरिस के लिए, और अपने कंट्री को बचाने की एक मुहिम है। चाइना के अंदर इन्होंने एक और चीज़ किया है, 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं 6 नवंबर के लिए, कि अगर तो 6 नवंबर को जब इनके इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे अमेरिका के अंदर, तो अगर तो ट्रंप आया तो कौन सा डॉक्यूमेंट खोला जाएगा इकॉनमी को बचाने के लिए, और अगर कमला हैरिस आई तो कौन सी स्पीच दी जाएगी और कैसे वहाँ पर जप्फी डाली जाएगी कमला हैरिस के सामने जाकर और उसे सपोर्ट किया जाएगा। सो देयर आर 2 ऑपोजिट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। 2026 में एक मीटिंग होनी है चाइना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग्स है वो 10 साल पहले अनाउंस हो जाती है कि अगले 10 साल में कौन से महीने में कौन से दिन को हमने किस चीज़ के ऊपर मीटिंग करनी है। जो 2026 की मीटिंग है उसे प्रीपोन कर दिया गया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। जो 26 की मीटिंग है वो नवंबर 2024 में की जाएगी, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अगर ट्रंप आया, इनको अपने सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं वो मार्केट में रिलीज़ करने पड़ेंगे चाइना को, अपनी इकॉनमी को और अपनी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए। और अगर कमला हैरिस आई तो सारी तिजोरियां बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि कमला हैरिस से पैसे आने वाले हैं और हमारी सारी कंपनीज बचने वाली हैं। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है चाइना के फ्यूचर के लिए। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो इस वक्त जो इलेक्शंस हैं, दे आर लाइक मेक और ब्रेक वाला एक सिस्टम है, और ये चाइना भी क्लोजली वॉच कर रहा है, अमेरिका भी क्लोजली वॉच कर रहा है, भारत तो कर ही रहा है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, दिस इज़ द लास्ट 3 months विच आर डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऑफ चाइना।
ट्रंप के आने के बाद आप एक ऐसा पागलपन देखेंगी चाइना में होता हुआ जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मैं पागलपन क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपने देखा होगा कि लास्ट एक वीक में चाइना ने भारत की जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अंदर आए, 60 किलोमीटर अंदर आकर वो वहाँ पर चाइना वर्ड लिखकर चले गए, वहाँ पर कैंपिंग की है, वहाँ पे खाना खा के गए हैं, सबूत छोड़कर गए हैं कि हम यहाँ पर आए थे। अगले दिन वो जापान के जो आइलैंड्स हैं वहाँ जाकर उन्होंने यही हरकत करी, वहाँ पर भी पत्थरों के ऊपर लिख दिया चाइना, ये मंथ और इस डेट को हम यहाँ पर आए थे। वहाँ पर भी वही कुछ किया है जो भारत के अंदर किया है। एक तरह से उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया सारी कंट्रीज़ को आसपास। जो चाइना का सोशल मीडिया है वो पूरा भर दिया गया है नेशनलिज्म के साथ। देखिए हमने भारत में आके मुंह तोड़ जवाब दिया है, और भाई खाना ही खा के आए हो ना, यहाँ पर आप आए, हगे और वापस चले गए, उसमें कौन सा तीर मार लिया आपने। और वही काम उन्होंने जापान के आइलैंड्स में किया, बट उसको एक प्रोपोगेट करना कि हम किसी से डरते नहीं, हमने जापान जैसी इतनी बड़ी पावर को हमने घुटनों पे ले आए, भारत तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं, अरुणाचल हमें बिलोंग करता है क्योंकि वो साउथ तिब्बत उसको कहलाते हैं वो लोग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए हैं। तो ये 3 मंथ में आप नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें की जाएंगी। हो सकता है कि नवंबर आते आते ये कोई ना कोई छोटी मोटी गलवान की तरह यहाँ पे कोई हरकत भी करें, ताकि वहाँ पर एक नेशनल फीलिंग को उजागर किया जाए। लोग नेशनलिज्म की फीलिंग में अपने दुख दर्द भूल जाते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर खाना महंगा हो गया है, मेरी जॉब की सैलरीज कम हो गई हैं, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, होमलेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है कि जो मेरी सिटी है 2.5 करोड़ के लोग हैं, 250 से कम होमलेस लोग थे। मुझे इसलिए नंबर्स पता है कि हम वहाँ पर होमलेस ग्रुप चलाते हैं, जहाँ पर होमलेस को खाना हम लोग सारे जो फॉरेनर्स हैं हम मिलकर उसे फंडिंग करते हैं और खुद जाकर खाना देकर आते हैं। सारे होमलेस के नंबर्स, उनकी जगह जहाँ पे रहते हैं वो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हैं। आज वो नंबर्स पिछले 6 महीने में 250 से इंक्रीज़ होकर 20,000 हो गए हैं। कोई भी पुल, कोई भी स्ट्रीट आपको खाली नहीं दिखती हैं, इतने होमलेस हैं। और हैरानी की बात यह है जो यंग लोग जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं वो जॉबलेस हैं, वो सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो अपने जो घर का किराया है, जो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं वो स्टूडेंट्स होकर, वो उसका किराया भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर वो वापस अपने गांव में जाते हैं तो नाक कटती है। पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम वापस गांव में आकर खेती करो, तो खेती तुम पहले ही कर सकते थे, इतना पैसा हमारा ख़राब क्यों किया। तो उस चक्कर में होमलेस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब से दूर कर एक ही तरीका होता है कि आप नेशनल फीलिंग को आप बढ़ाइए। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा जब जब उनकी हालत ख़राब होती है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, हमारे यहाँ पर अटैक करेंगे, 2-4 फौजियों को मार देंगे, कहीं बस में से लोगों को खाई में गिरवा देंगे और वहाँ पर भगड़े डाले जाते हैं। उस भगड़े में वो भूल जाते हैं कि उनकी अपनी कंट्री की हालत क्या है। यही होता है ऐसे पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे कीड़े में। आपने पहले बोला बहुत छोटा सा कीड़ा है, मगरमच्छ तो चाइना है, मगरमच्छ भी अब जो है ही विल बी टेम्ड, वो पालतू बन जाएगा 6 नवंबर के बाद अगर ट्रंप आया, और भारत को डील करना और भी आसान हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मोदी जी चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं। जो काम बिना बोले किया जाए उसकी जो तमाचे की आवाज़ है बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल, कहते हैं जो बरसते हैं वो गरजते नहीं और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अगर हम चाइना की बात करें और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को देखें, तो कहीं न कहीं कमला और ट्रंप के बीच में काफ़ी कड़ी फाइट है। और जो रुझान आ रहे हैं वो कमला हैरिस को लेकर स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी मोटी फंडिंग कर रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ट्रंप जीते और ताकि चाइना को चटनी चढ़ाई जा सके। वैसे चाइना को चटनी चटाना भी बहुत ज़रूरी है, वो ट्रंप नहीं ही कर वो सकते मैं बोलूँगा चटनी चढ़ाना नहीं है, उनको हांडी पे चढ़ा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से सुलगते रहेंगे। तो ये हांडी ऐसी होगी जो कभी पकेगी नहीं और ये पकते उससे पहले ही ख़राब हो जाएगी। और ट्रंप ने वही काम करना है। चाइना नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, इसलिए वो अभी कोई भी सपोर्ट अपनी इकोनॉमी में अपनी कंपनीज को नहीं कर रहे कि अभी करेंगे तो जो ट्रंप आने के बाद हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई चाइना इज़ साइलेंटली वॉचिंग एंड फंडिंग द लिब्रांडोस। बिल्कुल। और अब वो इंतज़ार है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिज़ल्ट का, ताकि ट्रंप आएँ और चाइना को उसकी जगह दिखाएँ। सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।